दिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 19 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन, पॉलिटी के 30 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। आज इस सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चन यानी 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। लगभग कुछ क्वेश्चंस जो है पॉलिटी के बचे हुए हैं, तो इसमें 8-10 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, उसके बाद फिर 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। तो अब आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है पॉलिटी के क्वेश्चन और इसके बाद फिर करंट अफेयर्स का, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, ना ही आपको सारी चीज़ें याद आएंगी। ओके, तो इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। लास्ट सेशन में हम लोगों ने टेस्ट नंबर 18 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। टेस्ट नंबर 18 में दोस्तों एनवायरनमेंट के क्वेश्चन था और 60 क्वेश्चन एनवायरनमेंट का था और 40 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का था। ओके, और टेस्ट नंबर जो अगला होने वाला है वो भी अब आपको कल इसकी वीडियो मिल जाएगी, टेस्ट नंबर 20 की। ठीक है, टेस्ट नंबर 20 में एंशिएंट हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है और इसके अलावा मेडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। कुछ कुछ क्वेश्चन सभी टॉपिक से, मतलब हिस्ट्री के सभी सेगमेंट से हैं और लगभग ये इसमें भी लगभग 60 के करीब में हिस्ट्री के क्वेश्चन है, बाकी 40 करंट अफेयर के हैं। तो वीडियो को अगली बार भी देखना, एक बार रिवाइज कर लेना हिस्ट्री, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह समिति संसद में सरकार के विधायी कार्यों के समन्वय और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति क्या करता है? ये जो समिति होती है संसद में सरकार के विधायी कार्यों के समन्वय और उनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यह समिति संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने की तिथियां निर्धारित करती है और उन्हें राष्ट्रपति की सिफारिश के रूप में भेजती है। तो दूसरा भी आपका स्टेटमेंट सही है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति जो है ये संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने की तिथियां निर्धारित करती है और इसी को राष्ट्रपति के पास सिफारिश के लिए भेज देती है। तीसरा कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष होते हैं। देखो, इसमें कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो ये गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष इसके सदस्य नहीं होते हैं, इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं, बल्कि इस सदन के अन्य जो मेंबर होते हैं इसके अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष जो है संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद के पीठासीन अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि लोकसभा के विघटित होने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आपको इतना तो पता होगा कि लोकसभा अध्यक्ष जो है तब तक अपने पद पे बना रहता है जब तक अगली लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अगली लोकसभा की गठन की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक सदन उसके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर लेता है, भले ही वह राज्यसभा का सदस्य न रहे। देखो, जो लोकसभा के संदर्भ में ये जो कॉन्सेप्ट है ये राज्यसभा के संदर्भ में लागू नहीं होता है। देखो, लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, इसका 5-5 साल पे विघटन होता रहता है। लेकिन राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। जब और जो उपसभापति होता है तब तक ही जो उपसभापति होता है तब तक ही उपसभापति के रूप में काम कर सकता है, जब तक कि वो राज्यसभा का सदस्य होता है। जब वो राज्यसभा की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है तब वो उपसभापति के पद से उसको तुरंत हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारतीय संसद में सामान्य विधेयक की विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद में सामान्य विधेयक की विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन पर व्यवगत हो जाता है। जैसे कि
देखो, कोई विधेयक है, मान लो लोकसभा में पारित किया गया है, राज्यसभा में भेजा गया है, या राज्यसभा में पारित करके लोकसभा में भेजा गया है, या दोनों द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया है स्वीकृति के लिए, या राष्ट्रपति ने जो है उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए दोनों सदनों में भेजा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर मान लो लोकसभा का विघटन हो जाए, तब इन विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये विधेयक जो है व्यवगत हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, या फिर नहीं होंगे? तो कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं जहाँ पे ये विधेयक समाप्त हो जाते हैं, व्यवगत हो जाते हैं। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे ये विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। जैसे कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है और फिर बाद में लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में भेजा गया है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे आ, लोकसभा का विघटन हो जाता है तो ये विधेयक व्यवगत हो जाता है, क्योंकि देखो लोकसभा में जब सदस्य जो है ये विघटित हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो नया मेंबर आएगा, जब नया लोकसभा का गठन होगा, तो जो नए मेंबर आएंगे वो अपने अकॉर्डिंग नया विधेयक लेकर के आएंगे। तो जो भी विधेयक लोकसभा में पारित होता है और या फिर वहाँ पे लंबित रहता है, तो अक्सर ऐसे विधेयक जो है लोकसभा के विघटन बाद व्यवगत हो जाते हैं। अब चलो हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला कह रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन पर समाप्त हो जाता है, जबकि राज्यसभा में लंबित विधेयक का व्यवगत नहीं होता है। तो बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो दोस्तों देखो, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक क्या होता है। मैंने जैसे बोला कि अगर लोकसभा में कोई विधेयक लंबित है तो लोकसभा का विघटन होता है तो ये व्यवगत हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक है तो ये व्यवगत नहीं होता है, ठीक है? दूसरा कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित, ध्यान से देखना, जब भी लोकसभा द्वारा पारित किया जाएगा या लोकसभा में लंबित रहेगा तो अक्सर ये विधेयक समाप्त हो जाते हैं, ठीक है? लोकसभा द्वारा पारित किंतु राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाता है। क्यों? क्योंकि नया लोकसभा का गठन होगा तो नए मेंबर्स आएंगे, अपने अकॉर्डिंग नया विधेयक लाएंगे, ठीक है? तो दूसरा आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाता है, तो ये गलत है। भाई कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास चला गया, यानी कि दोनों सदनों ने, लोकसभा ने और राज्यसभा ने, दोनों ने इसको पारित कर दिया है, पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। तो राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक आ गया है तो लोकसभा के विघटन के बाद भी वो व्यवगत नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, आपने ये पॉलिटी में पढ़ा होगा, संसद वाले टॉपिक में आप सब ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो बस ध्यान क्या कैसे रखना है कि बस लोकसभा में अगर कोई विधेयक आ रहा है तो वो व्यवगत हो जाएगा, ठीक है? तो पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है। अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वह सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। तो उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और ये सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा की अध्यक्षता करते समय उपराष्ट्रपति प्रथमतः मतदान नहीं लेता है, परंतु मतदान की समानता की स्थिति में वो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। तो आप लोग को ध्यान होगा कि उपराष्ट्रपति जो है, यानी कि सभापति जो होता है, वो निर्णायक मत लेता है। जैसे कि कोई मामला राज्यसभा में चल रहा होता है तो उसमें जो है उपसभापति का, यानी कि जो सभापति हैं राज्यसभा के, ये इनका जो मत होगा अंतिम निर्णय होगा या निर्णायक मत होगा। अगर हम कहें कि जब इनके खिलाफ महाभियोग लग रहा है, ठीक है, इनको हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया गया है, तो क्या ये तब वोट कर सकेंगे? क्या ये निर्णायक वोट कर सकेंगे उस स्थिति में? तो नहीं कर सकेंगे। अक्सर ये स्टेटमेंट दे देता है एग्जाम में। ये पहली बार वोट कर सकेंगे लेकिन निर्णायक वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो दूसरा आपका यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संसदीय कार्यवाही के साधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि किसी मंत्री पर तथ्यों को छिपाने या सदन को गलत जानकारी देने का आरोप लगने पर किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब कोई मंत्री जो है किसी तथ्य को छिपाता है या कोई सदन में कोई गलत जानकारी देता है तो सदस्य द्वारा जो है उसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया जाता है। दूसरा है कि राज्यसभा में किसी अत्यावश्यक लोक महत्व
के मामलों पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो आप लोग को पता है कि स्थगन प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो यहाँ दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित नगर पालिकाओं के परिकार, नगर पालिकाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? तो नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है। छावनी बोर्ड नहीं है। छावनी बोर्ड देकर के कंफ्यूज मत हो जाने, कह रही है तो शहरों में छावनी बोर्ड होता है। छावनी बोर्ड जो है ना मेरे बच्चों, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट है, यानी कि 3 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्वाचन आयोग के कार्य है? मतदाता सूचियां तैयार करना और समय समय पर उनमें संशोधन करना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में राष्ट्रपति या राज्यपाल को परामर्श देता है। तो देखो, अगर हम संसद या राज्य विधान मंडल के सदस्यों की निर्भरता के बारे में अगर कोई निर्णय लेता है तो वह है राष्ट्रपति या राज्यपाल। ठीक है, लेकिन अगर दल बदल के आधार पर निर्भर घोषित करना होता है तो उसी स्थिति में संसद में जो है लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, या फिर राज्यसभा के सभापति, या फिर अगर विधानमंडल बात करें तो विधानमंडल के जो राज्यपाल होते हैं, या तो हटाता कौन है, विधानमंडल के जो अध्यक्ष होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं। लेकिन यहाँ पे निर्भरता के बारे में बात किया कि मान लो कहीं चोरी कहीं पर अपराध किया है तो उस आधार पर निर्भर घोषित करना है, या फिर दहेज प्रथा के आधार पे ये आरोपित है, या फिर इसने दहेज लिया था, दहेज को बढ़ावा दे रहा है, तो इस आधार पे अगर निर्भर घोषित करना है तो राष्ट्रपति निर्भर घोषित करेगा। लेकिन इसमें हेल्प कौन करता है? तो भारत निर्वाचन आयोग हेल्प करता है राष्ट्रपति और राज्यपाल की। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। नगर पालिका और पंचायतों का चुनाव देखो, ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं करता है। अक्सर ये स्टेटमेंट देता है, जब भी भारत निर्वाचन आयोग देगा तो यहाँ पे स्थानीय चुनाव के को भी इसमें ऐड कर देता है, तो ये गलत हो जाता है। पांचवा कह रहा है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। देखो, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण सॉरी हाँ, तो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, इसका काम भारत निर्वाचन आयोग नहीं करता है, बल्कि ये परिसीमन आयोग का काम होता है। किसका काम होता है? परिसीमन आयोग का काम होता है। तो चौथा पांचवा तो गलत है, ठीक है, चौथा पांचवा गलत है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ही होगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य की विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि विधानसभा द्वारा विधान परिषद के गठन या उन्मूलन के संबंध में पारित प्रस्ताव संसद पर बाध्यकारी होता है। तो दोस्तों, विधानसभा द्वारा विधान परिषद के गठन या उन्मूलन के संबंध में पारित प्रस्ताव संसद पर बाध्यकारी होता है, तो ये गलत है। ठीक है, संसद पर बाध्यकारी नहीं होता है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या उन्मूलन से संबंधित विधेयक को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या उसमें उन्मूलन करना है तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, वो साधारण तरीके से संशोधन मतलब इस चीज को बदलाव किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है, इसमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, भारतीय संसद में राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही शुरू होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि देखो, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही शुरू होती है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही है, बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है कि संविधान में संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, भारत में अन्य मामलों के
अधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कि कितने लोग जो हैं इसका आंसर कर पाते हैं। हर बार मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप इस बार भी मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप लोगों से कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं आप लोग को आंसर करूँगी, नहीं आएगा तो भी आप कमेंट में बताना कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, तो फिर मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ से अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो हाल ही में समाचारों में रहे पंखुड़ी पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह महिला एवं बाल विकास के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी पहलों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो ये पंखुड़ी पोर्टल क्या है कि महिला उद्यमियों के लिए लाया गया है। जो महिला उद्यमी होती हैं उनके लिए ये लाया गया ताकि अपने प्रोडक्ट्स को इन प्रोडक्ट को निर्यात कर सके, उसका एक्सपोर्ट कर सके। इसके अलावा उनको इस पोर्टल के माध्यम से उनको कुछ ट्रेनिंग भी मिलेगी, उनको कुछ जानकारी भी मिलेगी कि कैसे किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको कैसे तैयार किया जाता है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है। बहुत सारी जानकारियाँ महिला उद्यमियों को इससे प्राप्त होगा पंखुड़ी पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, इसे किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है, पंखुड़ी पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी ज़रूरी है। MSME मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्पेशली ये महिला उद्यमियों पर फोकस करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। दूसरा कह रहा है कि यह पोर्टल सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन, वात्सल मिशन और मिशन शक्ति जैसी प्रमुख योजनाओं का समर्थन करता है। तो बहुत बेसिक सी बात है। जहाँ पे भी मैंने बोला है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो वो स्टेटमेंट सही रहता है। ठीक है, अगर कहता है कि समर्थन नहीं करता या उसके विपरीत है तो इस तरह के स्टेटमेंट गलत होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप्स, यानी टेक्स RAMPS। टेक्स रैम्स। टेक्स मतलब क्या? टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्स मतलब क्या? टेक्सटाइल, यानी कि ये टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई योजना है। क्वेश्चंस पढ़ के तो ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है। चलो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं तब हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला जब भी आपको क्वेश्चन ना आए, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है। एग्जाम में अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपने नहीं पढ़ा उसके बारे में, तो बस आपको सीधे स्टेटमेंट में जाना है, पढ़ करके क्वेश्चन को स्टेटमेंट में जाना है। तो पहला कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी उत्पादों अनुसंधान की गुणवत्ता, समयबद्धता तथा विश्वसनीयता में सुधार करना है। तो बिल्कुल ये सुधार से संबंधित बात कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि अगर कोई भी योजना लाई जा रही है किसी भी क्षेत्र के लिए, अगर टेक्सटाइल के लिए लाई जा रही है कोई योजना, तो हाँ उसमें सुधार से संबंधित ही कोई बात होगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे केंद्र और राज्यों के बीच लागत वितरण वाले केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाता है। तो इस स्टेटमेंट को होल्ड करना या फिर स्टेटमेंट को गलत कर लेना, ये क्योंकि ये कह रहा है कि ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है। देखो ये केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। इसमें सिर्फ केंद्र वित्त पोषित करेगा, राज्य की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। ठीक है, दो तरह की योजनाएं होती हैं। एक ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें केंद्र और राज्य, जिसमें 60 और 40 का कॉन्सेप्ट या लगभग 90 और 10 का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, जिसमें 40 और 60 का कॉन्सेप्ट अनुपात लगता है। और पहाड़ी क्षेत्र है तो 90 और 10 का लगता है, यानी 60% केंद्र खर्च करेगा, 40% 60% राज्य खर्च करेगा, 40% केंद्र। और पहाड़ी क्षेत्रों में 10% राज्य और 90% केंद्र। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है मतलब कि केवल केंद्र ही इसमें इन्वेस्ट करेगा, राज्य नहीं करेगा। केंद्र प्रायोजित योजना है तो केंद्रीय प्रायोजित योजना नहीं बल्कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि योजना की अवधि जो है 16वीं वित्त आयोग की अवधि के अनुरूप है। तो अभी इस समय क्योंकि 16वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है। तो हाँ अभी क्योंकि ये जो टेक्स्ट रैंप पे अभी हाल ही में आया है तो हम तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट मान लेंगे। ठीक है, अगर 14वां दिया होता 12वां दिया होता तब थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। तो दूसरा एलिमिनेट कर दो, पहला और तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए। हाल ही में वैश्विक पहलों के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि चाइना ने वैश्विक शासन पहल की प्रस्तावना G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में रखी थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। गलत क्यों है भाई? देखो वैश्विक शासन पहल को किसने पेश किया है? तो चाइना ने ही पेश किया है।
लेकिन क्या G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में इसको पेश किया है? तो नहीं, ये गलत है। देखो, वैश्विक शासन पहल को पेश किया गया है 25वें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थियाजिन समिट 2025, ये चीन में आयोजित हुआ था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तियाजिन समिट 2025, ये थोड़ा सा लंबा नाम है इसलिए बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, ठीक है। तो चीन ने इस समिट में यानी शंघाई समिट में इसको पेश किया था, ना कि G20 समिट में। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि वैश्विक विकास पहल का उद्देश्य जन केंद्रित विकास, आजीविका की सुरक्षा और विकास के लाभों का समान वितरण। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें क्या है कि वैश्विक शासन पहल का मतलब है कि सभी देशों को एक समान रखना, सभी देशों की जो अपनी इनिशिएटिव है उसको सम्मान किया जाएगा। तो यहाँ पे सभी देशों की बात करता है, सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए, इस तरह का कुछ पॉजिटिव ये इसका इंटेंशन है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि वैश्विक सुरक्षा पहल जो है संवाद और परामर्श के माध्यम से शांति को महत्व देती है, साथ ही संप्रभु विकास मार्गों को सम्मान करती है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी दूसरा और तीसरा बस गलत, दूसरा और तीसरा बस सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो बार बार कंफ्यूज होते हो, बार बार भूल जाते हो कि मैंने क्या पढ़ा। जब भी आप पढ़ते हो तब आपको याद आता है, फिर जब किताब बंद करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगते हो तो आप भूल जाते हो, है ना। तो बस आपको आप भूले ना, इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपके दिमाग पे जोर पड़ता है कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। आप याद करने की कोशिश करते हो, है ना, कुछ न कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करते हो, मे बी इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर जब आप बुक पढ़ते हो तो फिर आपको सही चीज़ें याद आती हैं, है ना। बुक पढ़ते हो तो फिर आपको याद आता है, अच्छा ये चीज़ें क्वेश्चन में पूछा गया था, अब मुझे याद आ रहा है। तो बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स को जो है रिवाइज करो। जितना ज़्यादा अपने नोट्स को रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा होगा। और नोट्स को सिर्फ नोट्स को ही नहीं रिवाइज करना है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आपके आसपास सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ इंस्टीट्यूट में जा करके टेस्ट रिज्वाइन कर लो। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके आप टेस्ट जो है अपने घर पे ही लगा सकते हो। आपको टेस्ट पेपर जब लगाएं तो अपने घर में किसी को, अपने रूम में किसी को ना आने दें। 2 घंटे का टाइमर लगा के आपको प्रॉपर डेडिकेटेड होके मॉक टेस्ट लगाना है। जब तक आप प्रॉपर डेडिकेटेड होके मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो डेली आप मॉक टेस्ट लगाइए या हर एक दिन को छोड़ करके मॉक टेस्ट लगाइए। इससे क्या होगा कि इससे आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आता है कि आप हाँ रट लिए हैं तो आपको याद आ जाएगा तो आप कर लेंगे। ये क्या है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देता है। आपके कॉन्सेप्ट तभी इतने क्लियर हो पाएंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, तभी आपका प्रीलिम्स होने वाला है, वरना नहीं होगा। और सी सेट पर भी प्रॉपर ध्यान देना है। सी सेट के लिए अभी से शुरू कर दो। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं 2027 का एग्ज़ाम दूंगा तो अभी जाने दो, अभी नहीं टेस्ट पेपर सी सेट का लगाऊंगा, तो देखो अगर अभी नहीं शुरू करोगे तो कभी नहीं शुरू होगा। क्योंकि सी सेट क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे होते हैं कि सी सेट को नहीं पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसे करते करते 1 साल आपका बीत जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, सी सेट को अभी से शुरू कर दो पढ़ना। अभी से शुरू करोगे, इस एग्ज़ाम को ध्यान में रख के शुरू करोगे तो अगले अगले एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, कहते हैं कि यार छोड़ो इस बार एग्ज़ाम नहीं देंगे, मेरी तैयारी नहीं है, मैं अगली बार एग्ज़ाम दूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका कभी प्रिपेयर नहीं हो पाता है। जो बच्चे ये सोच के कहते हैं कि यार इस बार मुझे एग्ज़ाम देना है तो इस बार मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, तो मान लो आप 80% ही पढ़ पाते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगली ये जो 80% पढ़ा हुआ है ना, आपके अगले एग्ज़ाम में बहुत काम देने वाला है। आप इस बार 80% तैयारी हुई है आपकी, तो अगली बार में भी 90% या 100% तैयारी हो जाएगी। लेकिन आप यही सोच के नहीं पढ़ेंगे कि चलो अगली बार जो है एग्ज़ाम दे दूंगा, तो ये कभी नहीं हो पाएगा। ये गधों की निशानी होती है, गधे बच्चों की निशानी होती है कि वो टालते रहते हैं। तो आपको टालना नहीं है, ठीक है। सी सेट को प्रॉपर लगाते रहना है। RS अग्रवाल की बुक जो है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बेसिक मेथड ही आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपको बेसिक मेथड आ रहा है किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी टॉपिक का, फिर चाहो आप ये टाइम एंड वर्क का ले लो या फिर
ये जो दूरी वाला क्वेश्चन होता है, चाल और दूरी वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर आप नंबर सिस्टम की बात करो, एवरेज की बात करो, या फिर आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज की बात करो, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मिश्रण है, एलिगेशन वाला जो क्वेश्चन आता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नाव वाले क्वेश्चन, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास आर एस अग्रवाल की बुक है तो वहाँ से आप बस बेसिक मेथड को फॉलो करो, और उसमें दिए गए क्वेश्चंस को, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए होते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज दिए होते हैं, 100, 150, 200, 300 ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, एज वाले भी क्वेश्चंस उसमें हैं। तो आप प्रॉपर वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और बेसिक मेथड को ही फॉलो करना। लाभ हानि हो गया, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, लाभ हानि से, परसेंटेज से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो सारे टॉपिक आप आर एस अग्रवाल से भी कवर कर सकते हो। बस ये कि आप जब खुद से कवर करेंगे तो मे बी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप सीखोगे बहुत अच्छा। या फिर आप चाहते हो कि आपको कम टाइम लगे, आपको कोई गाइडेंस है, तो अभी देखो हमारे क्लब द्वारा अमित सर सी सेट की क्रैश कोर्स लाए हैं, ठीक है, सी सेट की क्रैश कोर्स लाए हैं, तो आप इस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स की प्राइस कितनी है, तो 599 रुपीज़ है। हमारे क्लब IAS ऐप पर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्लब IAS ऐप को इंस्टॉल करिए। तो क्लब IAS ऐप पर इंस्टॉल करके आप सी सेट की क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे अमित सर आपको प्रॉपर पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे और बेसिक मेथड बताएंगे, तो आपके लिए एक हेल्प मिलेगी। वरना आप आर एस अग्रवाल की बुक से भी पढ़ सकते हो, जैसा आपको कंफर्ट लगे आप करना, लेकिन बस आप शुरू करो, इस अभी से ही सी सेट शुरू करो, वरना फिर आपका मन नहीं करेगा करने का। ऐसे करते करते देखना अगली बार भी आपका 1 साल चला जाएगा, अगली बार भी आप यही कहोगे कि अरे यार चलो इस बार कॉम्प्रिहेंसिव लगा देंगे, मैथ रीजनिंग क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव में 50-50 चांस होता है, आपका 50% चांस है गलत होने का, 50% चांस सही होने होता है। लेकिन मैथ रीजनिंग में प्रॉफिट यही होता है कि आपने क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपका आंसर आ गया तो 100% चांस होता है कि आपका सही आंसर होगा, अगर आपने कैलकुलेशन सही तरीके से किया है। मेथड सही है तो कैलकुलेशन आपने तो अगर आपका अच्छा है कैलकुलेशन तो आपका आंसर 100% होता है। तो मैथ या रीजनिंग की अगर आप 35-35 या 40 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो मैक्सिमम चांस होता है आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने का। तो ये प्रैक्टिस कर लो, क्लब IAS ऐप इंस्टॉल कर लो, उसमें आप लोग जाओ और अमित सर की जो क्रैश कोर्स है सी सेट की उसको ज्वाइन कर लो। और इसमें हम लोगों ने ये भी सिस्टम रखा है, जो बच्चे 599 पे नहीं कर सकते हैं तो इसके 2 इंस्टॉलमेंट रखे हैं। वैसे तो 599 बहुत ही कम प्राइस है, अगर आप अदर इंस्टीट्यूट की बात करें तो जहाँ 10-15 हज़ार 20 हज़ार क्रैश कोर्स का लेते हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पे 599 बहुत कम फीस रखा गया। लेकिन तभी हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट में रखा है, 300 रुपये आप पे करके, एक बार में आप 300 रुपये पे करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बाद में फिर आप अगर अच्छी लगे तो फिर से आप आगे के क्रैश कोर्स को कंटिन्यू रखने के लिए 300 रुपये पे कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना, आपके डाउट को वहाँ पे क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर PDF चाहिए सी सेट की, आपको PDF चाहिए या फिर GS की PDF चाहिए, GS और सी सेट दोनों की आपको मॉक टेस्ट की PDF चाहिए, विजन IAS, दृष्टि IAS या फिर फोरम IAS या संस्कृति IAS की, तो सभी की इंस्टीट्यूट के आपको टेस्ट पेपर GS और सी सेट दोनों साथ में मिलेंगी। कितने में मिलेंगी भाई, देखो 149 या 148 ऐसे मिनिमम प्राइस में आपको एक इंस्टीट्यूट के सारे टेस्ट पेपर GS और सी सेट के साथ में मिलेंगे, ओके। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा, या फिर आप इंस्टीट्यूट में भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। विजन IAS में लगभग 14 या 15 हज़ार फीस है और दृष्टि IAS की 10 हज़ार फीस है। तो आप अपने आसपास के इंस्टीट्यूट में भी जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पैक्स सिल्का की हस्ताक्षर करता है, देखो पैक्स सिल्का के हस्ताक्षर करता जापान है, कतर है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, तो चारों हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्यात प्रोत्साहन मिशन। क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि निर्यात को प्रोत्साहित करने से संबंधित कोई मिशन है। तो यह एक डिजिटल, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह एक डिजिटल सक्षम समग्र ढांचा है जिसका उद्देश्य भारत के निर्यात पारितंत्र को सुदृढ़ करना, विशेष रूप से MSME और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह दो एकीकृत उपयोजनाओं
निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के माध्यम से संचालित होता है। देखो इसके दो उपयोजना है, एक तो है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरा है निर्यात दिशा के माध्यम से संचालित होता है, जो निर्यातकों को वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि इसका कार्यान्वयन जो है विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, आप मेल भी निर्यात प्रोत्साहन योजना संबंधित ये दो स्टेटमेंट आप कर लें, लेकिन यहाँ पे मंत्रालय का नाम दे देगा या फिर किसी अन्य एजेंसी का नाम देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है ये इसका कार्यान्वयन एजेंसी है, तो इसको ध्यान रखना है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो दोस्तों, हम इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको इतने सालों से सॉल्व करा रहे हैं, लगभग 6 साल हो गए मुझे आप लोग को कंटिन्यू 6 साल हो गए मुझे आप लोग को कंटिन्यू मॉक टेस्ट सॉल्व कराते हुए। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन में कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कैसे एग्जाम में किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग को जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो मेरी इन बातों को थोड़ा ध्यान रखा करिए, जब भी पढ़ा करिए, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के पढ़ा करिए। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किन देशों ने पहले ही आपदा जोखिम वित्त पोषण के लिए कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड का उपयोग किया है। ये कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड का उपयोग किन देशों ने किया है? तो मैक्सिको और फिलीपींस ने किया है। ये दोस्तों ये आपदा से रिलेटेड बॉन्ड है, यानी कि इसको सिंपल तरीके से ये समझना कि जैसे कुछ लोग जो होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ज़्यादातर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ जो डेरिवेटिव्स होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड है कि लोग जो है इच्छुक निवेशक यहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैं कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड के बारे में क्या बता रही थी कि म्यूचुअल फंड्स कंपनियां, जो बीमा कंपनियां होती हैं, अपने जोखिम को कम करने के लिए ये क्या करती हैं कि अपने बीमा को अलग अलग कंपनियों को यानी अलग अलग निवेशकों को बेच देती है। इसमें क्या होता है कि जिसको अगर आपदा आ जाती है तो इन निवेशकों को हानि होती है, अगर आपदा नहीं आती है तो इन निवेशकों को लाभ हो जाती है। ठीक है, तो यही जो है आपका कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है यानी मैक्सिको और फिलीपींस के बीच कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि SNL यानी मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसको किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया है? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत शुरू किया गया है, ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यानी ऐसे उपकरण जो ऊर्जा का कम प्रयोग करते हो। नेक्स्ट है अगला स्टेटमेंट है कि स्टार लेवल स्थिर होते हैं और एक बार दिए जाने के बाद समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये गलत है, समय समय पर इसको अपडेट किया जाता है। ठीक है, इसके कंडीशन के हिसाब से इसकी लेबलिंग की जाती है, तो ये गलत है। दूसरा तीसरा कह रहा है कि यह कार्यक्रम उत्पाद की श्रेणी के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों प्रकार की लेबलिंग को शामिल करता है। ठीक है, तो इसमें आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि यह अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों प्रकार की लेबलिंग को शामिल करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 यानी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेक्सी फ्रॉग यानी मेलानोबैट्राकस इंडिकस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह एक अवाचक अनियत तापी उभयचर प्राणी है जो केरल और तमिलनाडु के पश्चिम घाटों में पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, अभी हाल ही में ये न्यूज में रहा था इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, ये अनियत तापी उभयचर होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटापन्न प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। देखो, इसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, वल्नरेबल कैटेगरी या स्टेटस का दर्जा दिया गया है, संकटापन्न प्रजाति के रूप में नहीं सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि इसका प्राकृतिक आवास शीत आर्द्र वन क्षेत्रों तक ही सीमित है जो अक्सर क्षयग्रस्त लकड़ियों के नीचे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, ये कहाँ रहते हैं? ये शीत और आर्द्र वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चौथा कह रहा है कि इसे केरल के मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख प्रजाति घोषित किया गया है। तो आपका चौथा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, यानी कुल कितने कथन सही हुए? 3 कथन सही हुए, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2025 में
वन्यजीव संरक्षण संबंधी पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भारत के टाइगर रिजर्व नेटवर्क में शामिल नवीनतम टाइगर रिजर्व है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अभी इसको हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है, टाइगर रिजर्व नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया है। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारत में अधिसूचित हाथी अभयारण्यों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। देखो अभी 2025 से की अगर हम बात करें तो हाथी अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो 33 है, ठीक है, 40 नहीं है। इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है प्रोजेक्ट चीता प्रारंभ में केवल कूनो राष्ट्रीय उद्यान तक ही सीमित रहा है, तो ये गलत है। देखो प्रोजेक्ट चीता जो है न केवल कूनो राष्ट्रीय उद्यान तक सीमित रहा है बल्कि ये गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में भी प्रोजेक्ट चीता को के तहत यहाँ पे चीता लाए गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है भारत ने नदी डॉल्फिन, हिम तेंदुआ, बाघ, बस्टर्ड के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजनाएं प्रारंभ की हैं, तो चौथा स्टेटमेंट सही है, यानी कि इन सभी के लिए संरक्षण का काम किया जाएगा। तो कितने स्टेटमेंट आपके कौन से कथन सही हैं? तो पहला और चौथा कथन आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर पता होता तो एलिमिनेट कर देते, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय उष्मा और हरितन के संदर्भ में प्राय समाचारों में रहने वाली शब्दावली तापीय विनियमन क्षमता का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? ये तापीय विनियमन क्षमता क्या है? तो दोस्तों वनस्पति आच्छादित सतहों और कंक्रीट व डामर जैसी विनिर्मित सतहों के बीच के तापांतर को तापीय विनियमन क्षमता कहा जाता है। जैसे शहरों में क्या होता है कि कंक्रीट की सड़कें होती हैं, मकाने ऐसे कंक्रीट की बनी होती हैं, तो ताप क्या होता है, जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ती हैं, यानी सूर्य तप पड़ता है, तो ऐसे में क्या होता है कि इसका तापमान बढ़ जाता है। और वहीं आप लोग देखेंगे कि जो वनों से आच्छादित क्षेत्र होते हैं तो यहाँ पे तापमान कम रहता है। तो इन दोनों के तापमान का अंतर ही जो है आपका तापीय विनियमन क्षमता कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग देखेंगे शहरों में इसी की वजह से यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा रहता है, शहरों का तापमान बहुत ज्यादा रहता है, और आप गांव में देखेंगे तो गांव का तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। तो शहरों में जो तापमान ज्यादा रहता है इसी को उष्मा द्वीप भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। अगला है व्हाइट बेलीड हेरॉन को जैव संकेतक प्रजाति इसलिए माना जाता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। अच्छा, ये जैव संकेतक प्रजाति क्या होते हैं? यानी कि हमें इंडिकेट, यानी कि हमें बताते हैं, संकेत प्रदान करते हैं कि वायु जैसे कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो वायु प्रदूषक को बताते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जलीय पारितंत्र में होने वाले प्रदूषणों को बताते हैं। तो जैसे कि ये जो व्हाइट बेलीड हेरॉन है ये हिमालयी हिमालयी अलवड़ीय नदी पाइतंत्र के बारे में बताता है कि अगर यहाँ पे लवणता बढ़ती है या फिर अवसाद ज्यादा इकट्ठा होने लगता है या जलीय पाइतंत्र में प्रदूषक फैलने लगते हैं, तो ऐसे में जो व्हाइट बिलीड हेरॉन है इनकी स्थिति पे संकट मंडराने लगता है। ये धीरे धीरे क्या होते हैं कि ये बहुत ही सुभेद्य होते हैं प्रदूषक के प्रति। तो इसलिए क्या होता है कि जब प्रदूषण इसमें आता है, बढ़ता है जलीय पारितंत्र में, तो ये क्या होता है कि इनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। ये धीरे धीरे इनकी संख्या कम होने लगती है, ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी व्हाइट बेलीड हेरॉन को जैव संकेतक प्रजाति इसलिए माना जाता है क्योंकि यह हिमालयी अलवड़ीय नदी पारितंत्र की पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है या प्रतिबिंबित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑलिव रिडले कछुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑलिव रिडले कछुआ, यह भी हाल ही में बहुत न्यूज में रहा था। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, तो ऑलिव रिडले कछुए सबसे छोटे समुद्री कछुए की प्रजाति है और उन्हें कुछ उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों पर समन्वित सामूहिक निधन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि भारत में ऑलिव रिडले कछुए को देश के वन्य जीव कानून के तहत उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्राप्त है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध के तहत भी शामिल है, यानी इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम नहीं कर सकते हैं, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। आईयूसीएन तीसरा कह रहा है, आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार ऑलिव रिडले कछुए को संकटापन की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि उनकी संख्या में गिरावट दर्ज हो रही है। अगर इनकी संख्या में गिरावट दर्ज हो रही है तो इन्हें संकटापन में क्यों रखा जाएगा? इनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा ना, तो बताओ किस कैटेगरी में रखा जाएगा इन्हें? एंडेंजर्ड या वल्नरेबल, इसको कमेंट में आप लोग को बताना है, ठीक है। हालांकि ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला दूसरा करेक्ट है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए।
सिट्रीन, वैगटेल, नॉर्दर्न पिनटेल, पाइड, एवोसेट तथा ग्लॉसी आइबिस जैसी प्रजातियां जो प्रायः समाचारों में रहती हैं का सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है। तो ये क्या है? ये प्रजातियां जो हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ठीक है, तो ये जो प्रजातियां हैं मध्य एशियाई फ्लाईवे का उपयोग करने वाली प्रवासी पक्षी हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मध्य एशिया में ये पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि यूएन महासभा द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया। मेनली पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए इसको 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। दूसरा कह रहा है कि इसका नेतृत्व जो है एफएओ कर रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य रेड प्लस जैसे वन आधारित जलवायु शमन पहलों को सुदृढ़ करना है और यह वृक्षारोपण केंद्रित आजीविका मॉडल को प्रदर्शित करता है। देखो रेड प्लस का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट अलग है। रेड प्लस क्या होता है कि यहाँ पे वन आवरण से संबंधित है कि वन का क्षरण कम हो, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरा नहीं होगा, पहला दूसरा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 1 और 2। वुल्फ सुपरमून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वुल्फ सुपरमून तब होता है जब जनवरी में पूर्णिमा और चंद्रमा का निकटतम बिंदु एक साथ आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि सुपरमून के दौरान चंद्रमा ज्वारीय बलों में वृद्धि के कारण भौतिक रूप से विस्तारित होता है। ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर सुपरमून के दौरान चंद्रमा के ज्वारीय बलों में वृद्धि नहीं होती है, पहला तो, और दूसरे कि इसके भौतिक रूप में भी कोई विस्तार नहीं होता है। जितना चंद्रमा का व्यास होता है, जितनी इसकी आकार है उतना ही रहता है, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा और चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु एक साथ होते। तो यहाँ पे तीसरा आपका करेक्ट है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के संदर्भ में डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन जीवन चक्र के निम्नलिखित में से किस चरण के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है? तो बताना है कि किस चरण के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, सिस्टम ऑन चिप और बौद्धिक संपदा कोड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये चौथा नहीं है आपका, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इसके अंतर्गत, इसके चरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश एनजी मिसाइलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि आकाश एनजी में 95% से अधिक स्वदेशी घटक हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ साथ निजी कंपनियां भी शामिल है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ साथ इसमें निजी कंपनियां भी शामिल है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है आकाश एनजी के निर्यात संस्करण भारतीय सशस्त्र बलों में नियोजित संस्करणों के समान है। ये तो गलत है, ठीक है। आकाश एनजी के निर्यात संस्करण जो है भारतीय सशस्त्र बलों में नियोजित संस्करणों के समान नहीं है। तो यहाँ तीसरा गलत है, दोनों के लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं निर्यात के संदर्भ में। चौथा कह रहा है कि आकाश एनजी भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा संरचना को सुदृढ़ करता है। तो चौथा स्टेटमेंट आपका सही है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषणी प्लेटफॉर्म और उसके श्रुत लेख उपकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भाषणी भारत के डिजिटल सार्वजनिक उपसंरचना का एक घटक है जो आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर के साथ भाषा अंतर प्राचलनीयता का स्तर प्रदान करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि श्रुत लेख केवल 22 अनुसूचित भाषियों में ही वास्तविक समय में बहुभाषीय भाषण, लिप्यंतरण और अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है। तो ये गलत है, केवल 22 अनुसूचित भाषियों में ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी ये अनुवाद की सुविधा और लिप्यंतरण की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि भाषा दान भाषणी के अंतर्गत एक क्राउड सोर्सिंग पहल है जिसका उद्देश्य एआई आधारित भाषा मॉडलों में सुधार हेतु भाषाई डेटा का संग्रह करता है। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला है भारत का पहला मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो 300 किलोमीटर तक सटीक प्रहार करने में सक्षम है। एक ही लॉन्चर से विभिन्न प्रकार के रॉकेट एवं निर्देशित युद्ध सामग्री दाग सकता है, उच्च गतिशीलता प्रदान करता है तथा आत्मनिर्भर भारत पहल को सशक्त बनाता है। उपरोक्त विवरण निम्नलिखित में से किस मिसाइल या तोप प्रणाली को संदर्भित करता है? तो दोस्तों ये किसके बारे में बता रहे हैं? सूर्यास्त मिसाइल के बारे में बता रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और संरचना दिया है एक साइड, दूसरे साइड दिया है प्राथमिक महत्व। तो पहला दे रहा है अंजी खड्ड रेल ब्रिज। ये क्या है? तो ये अस्थिर हिमालयी भूभाग के लिए केबल स्टेट डिजाइन है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही सुमेलित है। नया पंबन रेलवे ब्रिज के संदर्भ में दिया है कि समुद्री नेविगेशन के लिए वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। चारों बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट दिया है, बहुत न्यूज में रहा है। तीसरा कह रहा है कि चिनाब रेल ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है ये, ठीक है। तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। बैराजी सेरांग नई लाइन ये आइजोल के लिए पहली रेल कनेक्टिविटी है। चौथा भी सही सुमेलित है। पूछा है कितने सही सुमेलित हैं? सभी चारों सही सुमेलित हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट के तहत एक निश्चित अवधि के लिए किसी संस्था की टैक्स रेजिडेंस की पुष्टि होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट को ऐसे समझिए कि जैसे एक देश का किसी भी देश का गवर्नमेंट जो है अपने निवासियों को एक सर्टिफिकेट प्रदान करता है कि हाँ ये जो है हमारे यहाँ टैक्स देते हैं, इसी को टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट आप समझ सकते हैं। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट के होने से भारत में दोहरा कराधान परिहार समझौता के लाभ स्वतः सुनिश्चित होते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो डीटीए से अगर आपको डीटीए का लाभ प्राप्त करना है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अगर आपको इसका लाभ प्राप्त करना है डीटीए का, तो सिर्फ टीआरसी ही काफी नहीं होगा। इसके अलावा अन्य भी प्रावधान, अन्य भी सर्टिफिकेट वगैरह चेक की जाती हैं, इसके लिए अन्य भी कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि इसका लाभ स्वतः सुनिश्चित होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो जाता है कि स्वतः सुनिश्चित नहीं होता है, और इसका लाभ पाने के लिए सिर्फ टीआरसी काफी नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि टीआरसी को आर्थिक गतिविधि के साक्ष्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है केवल 1 और 3 दोनों। अगला है हाल ही में समाचारों में रहा सी विजिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सी विजिल जो है संबंधित है चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट हेतु ऐप। यानी कि आम लोग जो है अगर कोई उम्मीदवार मान लो कि अपना प्रचार प्रसार गलत तरीके से कर रहा है, लोगों को लालच दे रहा है वोटिंग के लिए, तो आम नागरिक जो है, जो मतदाता है, इस पर शिकायत कर सकते हैं उस उम्मीदवार के बारे में। तो यही है सी विजिल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पोलर सिल्क रोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारे का विस्तार है। तो ये गलत है। देखो पोलर सिल्क रोड जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, ठीक है, का विस्तार है। ये चीन का है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है? तो चाइना का है। ये इसी का विस्तार है, पोलर सिल्क रोड, ठीक है। तो यहाँ पहला गलत है, भारत का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरा है कि पीएसआर मुख्य रूप से रूस के आर्कटिक तट के साथ स्थित नॉर्दर्न सी रूट पर केंद्रित है, जो एशिया यूरोप के बीच की दूरी को लेखनीय रूप से कम करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसकी प्रकृति और अधिदेश का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो दोस्तों बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा ये जो है ये गाजा में पुनर्निर्माण और संक्रमणकालीन शासन की देखरेख के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाला एक बहुपक्षीय निकाय है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत यूएई द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि जायद तलवार भारत और यूएई के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसका उद्देश्य समुद्री
तथा रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत और यूएई ने सीमा पार शैक्षणिक और आधिकारिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए डिजी लॉकर को यूएई के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने पर सहमति व्यक्त की है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, डिजी लॉकर को यूएई के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी 1 2 3। अगला है 6वीं आसियान भारत डिजिटल मंत्री स्तरीय बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया ने वर्चुअली की, जिसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग करना है। तो देखो, इस बैठक की अध्यक्षता जो है भारत और मलेशिया ने नहीं बल्कि भारत और वियतनाम ने की है। ठीक है, वियतनाम ने, मलेशिया ने नहीं। ठीक है, भारत और वियतनाम ने सह अध्यक्षता की है आसियान की, 6वीं आसियान भारत डिजिटल मंत्री स्तरीय बैठक की। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी विशेषज्ञता को साझा करने की पेशकश की, जिसमें आधार, यूपीआई और ग्रामीण ब्रॉडबैंड पहल जैसे प्लेटफॉर्म शामिल है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है भारत में मिर्च बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि 2024-25 में भारत के मिर्च निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई, लेकिन वैश्विक मूल्य दबाव के कारण निर्यात आय में कमी आई है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, देखो, भारत के मिर्च निर्यात में तो वृद्धि हुई है, लेकिन वैश्विक मूल्य दबाव के कारण जो है इसकी निर्यात आय में, यानी कि हमें निर्यात से जो प्रॉफिट हो रहा है, हमारी जो आय हो रही है, इनकम हो रही है, वो कम है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है कि चीन के रंग के लिए पेपरिका और उच्च तीखापन तथा औषधीय उपयोग के लिए तेजा मिर्च पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही आयातित भारतीय मिर्च का प्रसंस्करण करके पुनः निर्यात कर रहा है। देखो, चाइना की तो चंट है। चाइना क्या करता है कि भारतीय मिर्च का आयात करता है अपने यहाँ, फिर इसको प्रोसेस करके इसको एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा कि भाई अगर अपने भारतीय मिर्च को आगे ले जाना है, इसका एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो हम लोग को भी अपने भारतीय मिर्च को प्रोसेस करना पड़ेगा। तीसरा है कि भारत के प्रमुख मिर्च उत्पादन वाले राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यानी 1 2 और 3। अगला है निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, तो ये गलत है। देखो, निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। पहला कथन गलत है। दूसरा कह रहा है कि निर्यात तैयारी सूचकांक को पहली बार 2020 में राज्य और जिले स्तर पर निर्यात तैयारी का आकलन करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। किसको कब लॉन्च किया गया था, 2020 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल 2 कथन सही है। दोस्तों, अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो टेस्ट सीरीज की, किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज की, जैसे कि विजन आईएएस हो गई, दृष्टि आईएएस हो गया, फोरम आईएएस, संस्कृति आईएएस, तो आपको इन सभी इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि इस टेस्ट पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। उसी ग्रुप में आपको टेस्ट सीरीज के सभी इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज की लिंक दी हुई होंगी। आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट मिनिमम प्राइस में आप टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि सभी टेस्ट पेपर आपको, विजन आईएएस का चाहते हैं तो आपको विजन आईएएस का 149 में या 148 में मिल जाएगा, या दृष्टि आईएएस का चाहते हैं तो आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। ओके, जीएस और सी सेट दोनों साथ में मिलेंगे। इसके साथ ही आपको विद एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रोजगार और सामाजिक प्रवृत्तियां 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्किंग पॉवर्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वर्ष 2015 से 2025 के बीच वैश्विक स्तर पर अत्यधिक वर्किंग पॉवर्टी घटकर 7.9% रह गई है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही कह रहा है कि 2015 से 2025 के बीच वैश्विक स्तर पर अत्यधिक वर्किंग पॉवर्टी घटकर कितनी हो गई है, तो 7.9 हो गई है। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2015 से 2025 के दौरान वर्किंग पॉवर्टी में होने वाली कमी की गति वर्ष 2005 से 2015 की तुलना में काफी तीव्र रही है। तो काफी तीव्र नहीं रही है बल्कि काफी धीमी रही है, यहाँ पे गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा कह रहा है कि निम्न आय वाले देशों में वो 2025 में 2/3 से अधिक श्रमिक अत्यधिक या मध्यम निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं।
तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, बताना है कि कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक समीक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत केंद्रीय बजट से पहले प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करना अनिवार्य था। तो देखो पहला स्टेटमेंट गलत है। अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है और आर्थिक समीक्षा पहले ऐसा अनिवार्य नहीं था। यहाँ पे ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ना ही अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है, तो पहला गलत। दूसरा कह रहा है कि इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। जिसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसे तैयार किया जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा में की गई सिफारिशें और अनुमान बजट तैयार करते समय सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। तो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, बल्कि एक सलाहकारी प्रकृति का होता है। गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो माने या ना माने। ठीक है, तीसरा भी गलत हो जाएगा। पूछा है कि कितने सही है, तो केवल एक कथन सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही होगा। भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सीसीटीएस एक बाजार आधारित तंत्र है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करता है और कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसमें प्रत्येक प्रमाण पत्र 1 टन CO2 समतल उत्सर्जन में कमी के बराबर होता है। तो ये आपका कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या है, मैंने इसको आपको टेस्ट नंबर 18 में एनवायरमेंट की क्लास में एनवायरमेंट की टेस्ट सीरीज की वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसमें पढ़ लेना अच्छे से। ये क्या है, एक बाजार आधारित तंत्र है। ग्रीन हाउस गैस, कोई कंपनी अगर देखो मान लो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन एक सीमा से कम कर रही है, यानी सरकार द्वारा जो मानदंड स्थापित किया गया है कि इस सीमा से ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन नहीं करना है, तो मान लो एक कंपनी ने इस सीमा से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं किया, इस सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन किया है, तो ये जो है ये क्या करेगा, इसको एक सर्टिफिकेट इसको प्राप्त होगा। ठीक है, जिसे हम कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट कहेंगे। और एक कंपनी होगी बी जो एक सीमा से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके ऊपर जुर्माना लगाएगी या फिर इसको कहेगी कि तुम जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या किसी परियोजना में, ऐसी परियोजना में पैसे अपना निवेश करो जो एनवायरमेंट के फेवर में हो। ठीक है, या फिर तुम जो है कंपनी ए से इस सर्टिफिकेट को खरीदो। तो ऐसे में क्या होगा कि इसको पेनाल्टी के तौर पे ये कंपनी ए से इस सर्टिफिकेट को खरीदेगा तो क्या होगा, ए के पास पैसा आएगा। यही जो है कार्बन ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बाजार आधारित तंत्र है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करता है और कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करता है प्रत्येक। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्रमाण पत्र जो है 1 टन CO2 के समतुल्य होता है, यानी 1 टन CO2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है सीसीटीएस का प्रारंभिक दायरा विद्युत क्षेत्र को शामिल करता है जो भारत की कुल उत्सर्जन का लगभग 40% हिस्सा है, तो ये गलत है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है दूसरे नंबर पे आता है, यानी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कार्बन उत्सर्जन किस क्षेत्र में होता है, तो लोहा इस्पात एल्यूमिनियम जैसे उद्योगों में होता है। विद्युत क्षेत्र दूसरे नंबर पे आएगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, केवल एक कथन सही है। अगला स्टेटमेंट है, यह एक विशाल मोनोकार्पिक शाकीय पौधा है जिसकी पारदर्शी पैगोडा जैसी ब्रैक्टस इसके फूलों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ग्लास हाउस बनाती है। यह मूलतः अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका जीवन चक्र कई वर्षों का होता है, जिसके बाद यह केवल एक बार पुष्पित होता है। स्थानीय स्तर पर इसके तनों का सेवन इसके अम्लीय स्वाद के लिए किया जाता है। तो बताइए, निम्नलिखित उच्च तुंगता वाले हिमालयी पौधों में से किसका वर्णन किया जा रहा है, तो सिक्किम सुंदरी के बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्रकृति के संरक्षण में निवेश किए गए प्रत्येक $1 की अपेक्षा लगभग $30 ऐसे कार्यों पर व्यय किए जाते हैं जो प्रकृति को क्षति पहुंचाते हैं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि प्रकृति को क्षति पहुंचाने वाले वैश्विक वित्तीय प्रवाह वैश्विक जीडीपी के 5% से कम है, नहीं 7% है, 5% से ज्यादा है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि प्रकृति नकारात्मक वित्तीय प्रवाह में निजी क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है, तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, यानी 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही एक प्रमुख बौद्ध पुरातात्विक खोज ज़ेहनपोरा स्तूप
मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? देखो जेहनपुरा स्तूप जो है ये किस वंश से संबंधित है? तो ये कुषाण वंश से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए संशोधित मानदंडों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाएगा, इसके क्या मानदंड है? तो पहला कह रहा है कि प्रारंभिक ग्रंथों की प्राचीनता जो है 1500 से 2000 वर्षों से अधिक होनी चाहिए, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि पुरालेखी एवं अभिलेखी साक्ष्यों की उपस्थिति होनी चाहिए, दूसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि काव्य के अतिरिक्त गद्यात्मक ज्ञान ग्रंथों की उपलब्धता होनी चाहिए, चौथा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि शास्त्रीय और आधुनिक रूपों के बीच अनिवार्य निरंतरता होनी चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा गलत है, आप एलिमिनेट कर देते तो भी आपका इजिली आंसर निकल के आ जाता। अगला है बायोसेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशालाओं के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि BSL 4 प्रयोगशालाएं अत्यधिक संक्रामक, उच्च मृत्यु दर वाले तथा जिनके लिए कोई ज्ञात टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है, ऐसे रोगजनकों के अध्ययन हेतु डिजाइन की जाती है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि BSL 4 प्रयोगशालाओं में अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जैव सुरक्षा और परिरोधन प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया जाता है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि BSL 4 प्रयोगशाला का उपयोग सामान्यतः संक्रामक रोगों की नियमित नैदानिक जांच के लिए की जाती है, तो यह गलत है। देखो BSL 4 प्रयोगशाला का उपयोग संक्रामक रोगों की नियमित नैदानिक जांच के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशन 108 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह डेटा संरक्षण पर विश्व की पहली विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। इसको ध्यान रखना है कि ये विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है, डेटा संरक्षण पर। दूसरा कह रहा है कि इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के तत्वाधान में अपनाया गया है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के तत्वाधान में नहीं अपनाया गया है। हाँ, तो दूसरा कह रहा है कि इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के तत्वाधान में अपनाया गया, तो नहीं, इसको किसने अडॉप्ट किया है? तो यूरोप की परिषद ने इसको अडॉप्ट किया, यानी काउंसिल ऑफ यूरोप ने इसे अडॉप्ट किया था 1981 में, तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि भारत ने अपने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया है, तो अनुसमर्थन नहीं किया भारत ने, यहाँ तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? केवल एक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा डिस्कॉम्बोबुलेटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डिस्कॉम्बोबुलेटर जो है किससे संबंधित है? तो यह एक गैर घातक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति और निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है, यह वैश्विक जोखिमों का विश्लेषण करती है ताकि निर्णयकर्ता तत्कालिक संकटों और दीर्घकालिक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बना सके, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। आपको ध्यान क्या रखना है कि इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यहीं पे हो जाती है, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर भू आर्थिक संघर्ष निकट भविष्य में सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम के रूप में उभरा है, जो सशस्त्र संघर्ष और जलवायु संबंधी जोखिमों भी अधिक गंभीर विषय हो गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार साइबर सुरक्षा वर्ष 2026 में भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन गया, तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है हाल ही में समाचारों में रही शब्दावली शैडो फ्लीट निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करती है? ये शैडो फ्लीट क्या है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के क्रम में प्रतिबंधित कच्चे तेल के परिवहन हेतु भ्रामक तरीकों का उपयोग करने वाले तेल टैंकरों का एक नेटवर्क होता है, इसी को शैडो फ्लीट कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगला जो टेस्ट है आपका टेस्ट नंबर 20, इसमें जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो एक बार हिस्ट्री रिवाइज कर लेना। ओके, बाय बाय, और कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना।